हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जेई का पेपर जो कि 27 नवंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, इसके 3 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ये 4th पार्ट हमारा होने वाला है। अगर आपने बाकी के 3 पार्ट को नहीं कंप्लीट किया है तो सबसे पहले उनको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो यहां से हम पार्ट 4th को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो डायरेक्टली मिल सकें। अगर आप मुझे कोई पेपर सेंड करना चाहते हैं तो याद रखें electricaltechforum@gmail.com पर आप मुझे कोई भी पेपर मेल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें अगर फाइनल रिस्पॉन्स की हो तो बेहतर है। ठीक है, तो ये मेरी जीमेल आईडी हो गई है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस, क्वेश्चन नंबर 76 है। हमसे पूछा गया है एक अल्टरनेटर में जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है किसी भी गिवन नंबर ऑफ फेजेज के लिए वो डिपेंड करेगा केवल किस पर हमें बताना है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी अल्टरनेटर में किस पर डिपेंड करेगा, किन्हीं दिए हुए फेजेस के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसकी वैल्यू होती क्या है। तो समझते हैं, यहां पे इसकी वैल्यू होती है साइन एम बीटा अपॉन 2 अपॉन एम साइन बीटा अपॉन 2। ठीक है, अब हम समझेंगे यहां पे ये एम और बीटा ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले अगर हम एम की बात करें तो एम की वैल्यू होती है स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, बीटा की, स्लॉट एंगल की, तो स्लॉट एंगल कितना होता है 180 अपॉन स्लॉट पर पोल। ठीक है, 180 अपॉन स्लॉट पर पोल। तो बीटा की वैल्यू ये हो गई है और एम की वैल्यू ये हो गई है। अब हमसे सिंपली ये पूछा गया है कि जो केडी की वैल्यू है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू है ये डिपेंड किस पे कर रही है। ठीक है, हमसे सिंपली यही पूछा गया है। तो आप खुद देखिए यहां पर हमें एम के वैल्यू में क्या मिल रहा है। देखो, सबसे पहले तो केडी का वैल्यू डिपेंड कर रहा है एम पे और बीटा पे। चाहे आप न्यूमरेटर को चेक करो चाहे आप डिनोमिनेटर को चेक करो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। अगर हम m की वैल्यू की बात करें तो m की वैल्यू स्लॉट पर पोल पर डिपेंड कर रही है। अब इनने गिवन फेजेस की बात कर दी है यानी कि फेज को लगभग इनने कांस्टेंट मान लिया और फेज से वैसे ही मतलब नहीं है। ठीक है, स्लॉट पर पोल हमें यहां पे कॉमन मिल गया। और अगर हम बीटा की बात करें, स्लॉट एंगल की बात करें, तो यहां भी हमें स्लॉट पर पोल मिल गया। तो इतनी बात समझ में आ जाती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम केडी की वैल्यू केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी, स्लॉट पर पोल पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें इन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्लॉट अंडर ए गिवन पोल। ठीक है, यानी कि किसी एक दिए हुए पोल के अंडर में, किसी दिए हुए एक पोल के अंतर्गत कितने डिस्ट्रीब्यूटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, केवल उन पर ही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू डिपेंड करेगी, ना कि टाइप ऑफ बाइंडिंग पर, ना कि सप्लाई वोल्टेज पर और ना कि टर्न पर। ठीक है, याद रखेंगे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्लॉट अंडर ए गिवन पोल ओनली डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इन्हीं पे। ठीक है, कि कितने स्लॉट किस पोल के, किसी एक पोल के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा माध्यम है, मीडिया एक्सेस मेथड है, उसको हम सबसे पहले हमने यूज किया था और सर्वर बेसिस। ठीक है, सर्वर के बेसिस पर, यहां पे सर्वर है। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहला जो मीडियम हमने यूज किया था, सबसे पहला जो मीडिया एक्सेस मेथड था हमारा, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, वो था CSMACD। ठीक है, इसका मतलब क्या है, C का मतलब है कैरियर, S का मतलब है सेंस, M का मतलब है मल्टीपल और A का मतलब है एक्सेस। ठीक है, और CD का मतलब यहां पे क्या है, CD का मतलब है कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन।
तो देखो, सबसे पहले जो हमें डेटा ट्रांसफर करना होता था, नॉर्मली जो सर्वर हम यूज करते थे वो CSMA CD टाइप का होता था, ठीक है। अगर इस सर्वर की बात करें तो ये सर्वर हाफ ड्यूप्लेक्स टाइप का सर्वर है, ठीक है। अगर मान के चलो हमारे पास दो सिस्टम कनेक्टेड हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक कंप्यूटर ये है और दूसरा कंप्यूटर हमारा ये है, ये दोनों के दोनों हब और राउटर से कनेक्टेड किए हुए हैं हमने आपस में, ठीक है। ये दोनों के दोनों सिस्टम कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है, इनका कनेक्शन प्रॉपरली है। अब समझिए आप, जैसे कि मान के चलो फर्स्ट कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन के पैकेट्स सेकंड को भेजने हैं, ठीक है, तो इस जो रूट है, ये जो वायर है, इसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन सेकंड वाले तक पहुंचेगी, ये रिसीव करेगा इसको। और मान के चलो अगर उसी टाइम पर सेकंड वाले ने अपना डेटा भेज दिया, तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है ना, दोनों के दोनों डेटा पैकेट हैं, ये क्लैश कर जाएंगे और फाइनली जो डेटा हमारा है, दोनों का दोनों डेटा जो है वो करप्ट हो जाएगा। अगर दोनों क्रैश कर जाएंगे तो दोनों डेटा करप्टेड हो जाएंगे। तो सिंपली ये CSMA CD सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और ये इतना कामगर साबित नहीं हुआ हमारे पास, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हाफ ड्यूप्लेक्स है, ठीक है। फिर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, CSMA CA का यूज किया, यानी कि CSMA तो एज इट इज वही रहेगा, लेकिन CA का फुल फॉर्म हो जाएगा कोलिजन और A का मतलब हो जाएगा यहां पे अवॉइडेंस, ठीक है। यानी कि जो कोलिजन पहले इंफॉर्मेशन का चल रहा था उसको अवॉइड करने के लिए हमने CSMA CA का यूज किया। और इसमें बेसिकली क्या होता है, चाहे आपके जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हो आपस में, ठीक है, उनके बीच में हम डेटा ट्रांसफर करते हैं विदाउट एनी वायर। सो जो प्रॉब्लम्स, जो डेटा को क्लैश करने की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाती है। सिंपल है, इसमें हम वायरलेस सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। तो CSMA CA आजकल की टेक्नोलॉजी जो है हम इसको यूज करते हैं। इसका यूज हमने सबसे पहले किया था जब अर्ली टाइम में हमारा जो ईथरनेट कनेक्शन था, जो हम ईथरनेट कनेक्शन यूज करते हैं, ठीक है, बाय द डेटा केबल, ठीक है। तो सिंपली 77 के लिए सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो मीडिया एक्सेस मेथड के लिए लाई गई थी वो था CSMA CD, ठीक है। और इसकी आजकल की डेट में अगर हम बात करें, ये तो BA है, अगर यहाँ पे CA होता तो आजकल की टेक्नोलॉजी CSMA CA हो जाती, जो कि हम आजकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, हमसे पूछा है 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी होती है वो इंक्रीज कब करेगी। सबसे पहले हम इफिशियंसी समझेंगे। नॉर्मली किसी भी चीज की इफिशियंसी अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी भी सिंपल ही होगा, कितना हमें सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड पर वोल्टेज मिल रहा है, कितना हम यहां से दे रहे हैं। तो सिंपली हम इसको अगर इनपुट आउटपुट के टर्म में भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इनपुट कितना दिया है और हमें आउटपुट कितना मिला। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, समझने के लिए आउटपुट और इनपुट के टर्म में ही इसको लिख लेते हैं। आउटपुट क्या होगा, इनपुट माइनस लॉसेज होंगे, ठीक है, और इनपुट क्या होगा, इनपुट तो नॉर्मली इनपुट ही रहेगा। अब आप खुद बताइए यहां से, अब आप ये चीज खुद ऑब्जर्व करें कि अगर हम किसी भी तरीके से लॉसेस को कंट्रोल कर लें, ओ शिट, ओके नाउ ओके, अगर हम किसी भी तरीके से लॉसेस को क्या करें, कम कर दें, अगर हम लॉसेस को कम कर देंगे तो ओवरऑल क्या होगा, आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनपुट में से लॉसेस का डिफरेंस ही तो आउटपुट है। जब लॉसेस ही हमने कम कर दिए तो आउटपुट बढ़ जाएगा, सिंपल है। और जब आउटपुट बढ़ जाएगा तो इफिशियंसी भी इंक्रीज कर जाएगी। अब बात आती है कि भाई हम लॉसेस को कम कैसे करें, लॉसेस को मिनिमम कैसे करें, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें लॉसेस को मिनिमम करना है तो आपने पता होगा कि पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करवा दें, वोल्टेज को अगर हम V स्क्वायर है, अगर हम इसको और ज्यादा इंक्रीज कर दें, वोल्टेज की वैल्यू को और बढ़ा दें, तो पावर लॉस जो है वो और कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर दें तो पावर लॉस कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम वोल्टेज को यहां थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन वोल्टेज तो स्क्वायर के टर्म में इंक्रीज हो रहा है ना, तो पावर लॉस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और जब पावर लॉस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो इफिशियंसी इंक्रीज कर जाएगी।
तो सिंपली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लाइन वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो हमारी जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा है जो करेक्ट सीक्वेंस को बताता है जो हीट ट्रांसफर होती है वाटर से किसी भी जनरेटर में। यहां पे बेसिकली प्लांट होना चाहिए था, जनरेटर नहीं है, बट क्वेश्चन में ऐसा ही दिया था तो मैंने जनरेटर ही लिख दिया, बाकी यहां पर आप प्लांट कर लेना, ठीक है, इन ए प्लांट, ठीक है। अब देखिए, यानी कि जो इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो वाटर का हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि किस तरीके से किस सीक्वेंस में चीजें होती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इकोनोमाइजर। सबसे पहले जो हमारा जो वाटर वेपर है कंडेंसर के पास गया, कंडेंसर से इकोनोमाइजर। बेसिकली इकोनोमाइजर में होता क्या है, जो हीट रहती है, जो चिमनी की जो फ्लू गैसेस रहती हैं उनका यूज करके हम वाटर को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। एवेपोरेटर क्या काम करता है, एवेपोरेटर बेसिकली क्या करता है, जो लिक्विड एंटर करता है उस लिक्विड को हल्की हल्की वेपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब हम इसको भेजते हैं उसके पहले, इसके बाद क्या करता है सुपर हीटर। सुपर हीटर का काम क्या होता है कि हीट को और ज्यादा बढ़ा देता है, इसमें ये फ्लू गैसेस की हेल्प लेता है। तो फाइनली इसका जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो यही हो जाएगा, ठीक है, इकोनोमाइजर, एवेपोरेटर और सुपर हीटर। क्वेश्चन नंबर 79 के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, हमसे पूछा है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार किसी भी लाइट फैन सब सर्किट में जो मैक्सिमम लोड है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये तो सभी को पता होगा। 800 वॉट, 800 वॉट से लोड एक्सीड नहीं करना चाहिए, अन्यथा करने को तो आप कर सकते हैं बट ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा मटेरियल है जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। ये कुछ फाइबर्स हैं जिनका हम क्लॉथ इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल इसमें क्या है, रेयॉन है, ठीक है, याद रखेंगे रेयॉन है। कॉटन हो गया, पेपर हो गया, जूट हो गया, ये नहीं है, ये सिंथेटिक नहीं है, ठीक है ना। बाकी सिंथेटिक हमारा कौन सा है, केवल रेयॉन है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में हमें गिवन है। तो 81 के लिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, हमसे पूछा है कि निम्न में से दिए हुए एग्जाम्पल में से जो सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल है वो बताना है। तो सबको पता होगा सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होती है जिसका जो करंट जो आउटपुट है वो प्रीवियस या पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी को गेन करने की क्षमता होती है। क्या करता है, मेमोरी को गेन करता है, मेमोरी को गेन करता है, इसको हम मेमोरी एलिमेंट भी कहते हैं, मेमोरी एलिमेंट भी कहते हैं। 0 1 के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। बाकी ये एनकोडर और कोड कन्वर्टर, ये एडर वगैरह जितने भी हैं ये किस में चले जाएंगे, ये सीक्वेंस सर्किट में चलेगा, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में चले जाएंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जांपल है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, हमसे पूछा गया है कि चार्ट फ्लो रिप्रेजेंटेशन में किस सिंबल का हम यूज करेंगे इनपुट आउटपुट को शो करने के लिए, ठीक है। देखो बेसिकली जो फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट का यूज ही क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है जिसका यूज हम एल्गोरिथम को ग्राफ में शो करने के लिए करते हैं। इतना समझिए कि एल्गोरिथम को शो करने के लिए हम चार्ट फ्लो रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनपुट आउटपुट की इंडिकेशन की बात करें तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको बनाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एक चीज अच्छे से बता देता हूं, ठीक है। जितने भी आपके जो यूज होते हैं चार्ट फ्लो में, जो भी सिंबल हम यूज करते हैं आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बताता हूं मैं। सबसे पहले बात आती है इस शेप की, ठीक है। इस शेप को हम कहते हैं ओवल शेप, अंडाकार होता है ये, ठीक है, ओवल शेप होता है ये। इसका यूज करते हैं हम किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करने के लिए या फिर हम एंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। स्टार्ट भी इसी से होगा, एंड भी इसी से होगा। अब बात आती है दूसरे शेप की, जो कि कैसा शेप है, दूसरा शेप डायमंड शेप है, ठीक है। कैसा है भाई, ये दूसरा शेप डायमंड का शेप है हमारा। अब डायमंड शेप हम किस में यूज करेंगे, तो हमें कोई भी डिसीजन
बताने के लिए या कोई भी कंडीशन को दिखाने के लिए, ठीक है, डिसीजन और कंडीशन के लिए यूज करेंगे हम डायमंड का। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई रेक्टेंगल का क्या यूज है, रेक्टेंगल का हम यूज कहां करेंगे, तो रेक्टेंगल के लिए जो प्रोसेसिंग का काम होता है, जैसे कोई डेटा में प्रोसेस करवाना है, यानी कि कोई डेटा इनपुट दिया हमने, आफ्टर द इनपुट दैट वी हैव टू प्रोसेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा, सो हम यूज करेंगे किसका, सॉरी रेक्टेंगल का, ठीक है, दिस इज द रेक्टेंगल। अब आते हैं पैरेललोग्राम पे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखते हैं पैरेललोग्राम इस तरीके से बनता है, थोड़ा कम झुका रहता है, मैंने ज्यादा एंगल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा क्या, पैरेललोग्राम, लिख देता हूं पैरेललोग्राम, ठीक है। ये यूज होता है इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, एरो की, हम जो नॉर्मल जो एरो यूज कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि एरो कई जगह लगाया जाता है। ये एरो क्या इंडिकेट करता है, अगर हम बात करें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में, ये कुछ नहीं है, डेटा का फ्लो बताता है कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। भाई यहां पता भी तो होना चाहिए ना, हो सकता है आप उल्टा समझ लें, है ना, इसीलिए डेटा फ्लो बताना जरूरी है। तो डेटा फ्लो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, हमसे पूछा गया है कि किसी स्टीम पावर प्लांट में जो वर्किंग फ्लूइड, जो कि हम द्रव यूज करते हैं, फ्लूइड यानी क्या होता है, द्रव, ठीक है। तो फ्लूइड हम किस फ्लूइड का यूज करेंगे, क्या हम तेल का यूज करेंगे, क्या हम डीजल का यूज करेंगे, क्या हम नेचुरल गैस का यूज करेंगे। भाई वर्किंग फ्लूइड के बारे में पूछी गई है, तो हम सिंपली वाटर का यूज करेंगे, हमें केवल वाटर से मतलब है। वाटर ही को तो स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, देन इसके बाद इसको टरबाइन के पास भेजेंगे, तब तो बिजली मिलेगी ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि स्लिप की वैल्यू कितनी होगी जब ब्रेकिंग रीजन की हम बात करें इंडक्शन मोटर के कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो ब्रेकिंग रीजन है, ब्रेकिंग रीजन में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है किसी भी इंडक्शन मोटर के लिए, वो बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए हम सभी रीजन के लिए देख लेते हैं, डिटेल में ही थोड़ा सा घुस जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है इससे, ठीक है। इस साइड हो जाता है हमारा क्या, इस साइड हो जाता है हमारा टॉर्क, और इस साइड हो जाता है हमारा स्पीड और स्लिप, ठीक है। एस एस यानी स्पीड एंड स्लिप, ठीक है, मैंने शॉर्ट में कर दिया, समझ लेना। अब हम बात करें किसकी, ग्राफ की, ठीक है। तो शुरुआत में स्टार्टिंग टॉर्क कुछ ना कुछ रहता है इसका, तो स्टार्टिंग टॉर्क से हम स्टार्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है, इसके बाद ये लीनियरली डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक रीजन हमारा मोटरिंग रीजनिंग हो गया, मोटरिंग रीजन हो गया, इसके बाद ये ब्रेकिंग रीजन हो गया, सॉरी जनरेटिंग रीजन हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो ब्रेकिंग रीजन हमारा इसी साइड होता है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पर हम बात करें तो इस पॉइंट पर स्लिप क्या होती है, स्लिप 1 होती है, क्योंकि रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में क्या होता है, इस केस में स्लिप 0 होती है, क्योंकि ns इक्वल टू nr हो जाता है इस केस में, ठीक है। जो सिंक्रोनस स्पीड है रोटर स्पीड के बराबर हो जाती है। और अगर हम इस साइड की बात करें तो इस साइड स्लिप ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है। और ये रीजन कौन सा है, दिस इज द ब्रेकिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, एंड नाउ दिस वन इज मोटरिंग, एंड दिस वन इज जनरेटिंग मोड, ठीक है। और यहां पर जो स्लिप रहती है, स्लिप की वैल्यू s इज लेस देन 1 होती है, s यानी s लेस देन 0 होती है, सॉरी नेगेटिव स्लिप होगी, क्योंकि जनरेटिंग रीजन है, जनरेटिंग रीजन में स्लिप हमेशा नेगेटिव रहेगी। मोटरिंग रीजन में क्या होता है, जो स्लिप है, स्लिप की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। तो यहां पर जो ब्रेकिंग रीजन है उसमें हमें स्लिप को s इज ग्रेटर देन 1 लेना है हमें। तो 1 हमारा कहां है, किस ऑप्शन में है भाई, बिल्कुल सी ऑप्शन विल बी द राइट। 2 से लेके 1 के बीच में जो रेंज है हमारी स्लिप की, वो ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं हम। 0.5 से लिए 1 के लिए हम यूज करेंगे मोटरिंग में, ठीक है। और 0 से 1 के लिए भी हम मोटरिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और 0 से लेके नेगेटिव में बात करें तो ये
जनरेटिंग मोड में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, हमसे पूछा गया है कि केपलान टरबाइन किस तरीके का टरबाइन है या किस प्रकार का टरबाइन है। सबको पता होगा एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, बेसिकली अगर टरबाइन की हम बात करें, वाटर टरबाइन दो तरीके के होते हैं वाटर टरबाइन। ठीक है, पहला होता है इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन, और दूसरा होता है कौन सा, रिएक्शन टरबाइन। ठीक है ना, रिएक्शन टरबाइन, इसके अंदर कुछ एक्सियल फ्लो होता है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होते हैं, और कुछ रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है उसी का एग्जांपल है हमारा कौन सा, केपलान टरबाइन। ठीक है, आप आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। मैं इसका एक डिटेल लेक्चर प्रिपेयर कर दूंगा जिससे आपको बाकी के सब टरबाइंस के बारे में पता लग जाए, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन काफी बड़ा है, इसके बारे में बताना इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेके आएंगे अलग से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका स्टेटमेंट मुझे नहीं है पता। जहां तक मुझे लगता है इसमें कोई सर्किट वगैरह दिया होगा या हो सकता है कुछ ट्रांजिस्टर टाइप का दिया हुआ हो, बट मुझे नहीं पता इसमें, क्योंकि क्वेश्चन की सीट में ये अवेलेबल ही नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 87 को हम स्किप करेंगे। अगर किसी के पास ये क्वेश्चन नंबर 87 हो तो मुझे मेल कर दे electrictechforum@gmail.com, तो मैं इसको करवा दूंगा अलग से, किसी भी वीडियो में इसको इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, हमसे पूछा गया है इन ओएसआई मॉडल। ठीक है, ओएसआई का मतलब समझेंगे पहले हम। ओएसआई का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बेसिकली ओएसआई मॉडल का यूज किन्हीं भी दो कंप्यूटर्स, किन्हीं भी दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए किया जाता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि एड्रेसिंग एंड राउटिंग फंक्शन किसी भी सिस्टम का किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को एड्रेस और रूट को फंक्शन करवाने के लिए हम किस लेयर का यूज करते हैं। बेसिकली इसमें हम नेटवर्क लेयर का यूज करेंगे। देखो, नेटवर्क लेयर के बारे में समझ लीजिए एक बार। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, नेटवर्क लेयर को हम पैकेट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, राउटिंग करना। ठीक है, राउटिंग करना या फिर रूट को डिसाइड करना। ठीक है, रूट को डिसाइड करना कि किस रूट से हमें इंफॉर्मेशन को भेजना है। ठीक है, और रूट हमें हेल्प करेगा शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने में, यानी कि जो जब ये रूट डिसाइड कर लेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक शॉर्टेस्ट पाथ ही प्रोवाइड करके देगा। नेटवर्क लेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा जिससे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम पहुंच सके। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, हमसे पूछा गया है कि दिए हुए सिस्टम में से इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसको हम यूज नहीं करते हैं एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में किस सिस्टम का हम यूज नहीं करेंगे, तो आपको पता होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, टू फेज टू वायर सिस्टम। यानी कि हमारे पास मान लिया हमने कि टू फेज है, मान लिया आर और वाई ही फेज अवेलेबल है, तो क्या इनसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा काम कर जाएगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा। आर वाई सिस्टम ओनली से काम नहीं करेगा, या किन्हीं भी दो फेज से हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है ना, टू फेज थ्री वायर होता तो चल जाता, क्योंकि फिर इसमें हम एक न्यूट्रल को भी इंक्लूड कर लेते। तो हम किन्हीं भी दो स्ट्रीट में, एक स्ट्रीट में हम आर और एन से कनेक्ट कर देते और दूसरी स्ट्रीट को हम वाई और एन से कनेक्ट कर देते। ठीक है ना, तो ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं जिसमें दो फेज और दो वायर हो। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हमेशा n+1 की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जितने फेज हों जो वायर ओवरऑल निकल के आते हैं 4 वायर होने चाहिए। जैसे कि 3 फेज हो गए और एक हमें न्यूट्रल को भाई लेके चलना ही पड़ेगा, न्यूट्रल को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, और कई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम 3 फेज सिंगल फेज 3 वायर का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये भी सही है, सिंगल फेज 3 वायर, यानी कि 2 फेज 2 वायर का ही हम यूज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन 90 में, निम्न में से कौन सा मेथड है जो कि सबसे बेहतरीन मेथड है, बेस्ट मेथड है
ट्रिगर करने के लिए किसी भी थायरिस्टर को, किसी भी एससीआर को ट्रिगरिंग करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है? सबको पता होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, गेट पल्स ट्रिगरिंग। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास एक एससीआर है, उसका ये एनोड हो गया, उसका ये कैथोड हो गया। अगर हम शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन की यहाँ पे गेट पल्स प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे कि आईजी यानी कि गेट करंट की वैल्यू इंक्रीज करने लगे, अगर आईजी जैसे जैसे धीमे धीमे इंक्रीज करता है, उसी तरीके से ये जल्द ही अपनी जो होल्डिंग करंट है और लैचिंग करंट है इनके बीच में आ जाता है। और जब तक एससीआर की जो एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट के ऊपर रहेगी, तब तक हमारा एससीआर ऑन रहेगा। जैसे ही हमारी एनोड करंट होल्डिंग करंट के नीचे चली जाएगी, हमारा एससीआर ऑफ हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जो गेट मेथड यूज हम करते हैं, गेट पल्स ट्रिगरिंग मेथड हम जो यूज करते हैं, उस केस में क्या होता है कि एनोड और कैथोड के बीच में हमें हाई वोल्टेज अप्लाई नहीं करना पड़ता है, जिससे कि जो व्यक्ति है उसकी भी सेफ्टी हो जाती है और इंसुलेशन भी हमारा फेलियर नहीं होता है। व्यक्ति की भी सेफ्टी हो गई और हमारा इंसुलेशन को भी इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, हमने ऑपरेशन भी इजीली कर लिया। ठीक है ना, तो गेट करंट से हम इसको ऑन भी कर सकते हैं और गेट करंट से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है, ये बहुत ज्यादा रिलायबल है। तो ऑप्शन है बी विल बी द राइट आंसर। थायरिस्टर ट्रिगरिंग के लिए सबसे बेहतरीन मेथड हमारा गेट पल्स ट्रिगरिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, बाय यूजिंग ऑसिलोस्कोप, यानी कि ऑसिलोस्कोप का यूज करके हम क्या मेजर करते हैं लिसाजस पैटर्न की हेल्प से। ठीक है, तो लिसाजस पैटर्न को यूज करके हम मेजर करेंगे हमेशा फ्रीक्वेंसी। आपको पता होगा जो लिसाजस पैटर्न होते हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी विल बी मेजर्ड बाय यूजिंग द लिसाजस पैटर्न इन सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो 91 के लिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, हमसे पूछा है बड़ी मात्रा में किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए किसी मटेरियल की क्षमता को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना, आपके पास कोई मटेरियल है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, उसकी क्षमता को हम क्या कहते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम किस रूप में परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, लचीलापन। ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है ना, लचीलापन, इसमें इसको परिभाषित किया जाता है। जैसे कि मान के चलो आपके शॉकर हैं, आप बाइक पे सफर कर रहे हैं, आपके पास शॉकर है। ठीक है ना, इसके अंदर ये क्षमता है कि ये हाई शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है ना, तो ये लचीलापन, अगर इसमें इतना लचीलापन नहीं होता, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता, भंगुर होता, तो क्या आप कर पाते ऐसा? आप एनर्जी को, जो सॉक्स हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते? कभी नहीं कर पाते। इसीलिए क्योंकि हमारे सॉकर्स में भी क्या होता है, लचीलेपन का गुण होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें भी मौजूद होती है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 के लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 हमसे पूछा है, थर्मोपाइल इज ए, थर्मोपाइल हम किसको कहते हैं, समझिए बात को। तो थर्मोपाइल का मतलब होता है सीरीज कनेक्शन ऑफ थर्मोकपल। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा थर्मोकपल है, थर्मोकपल में हम दो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट जंक्शन पे रखते हैं और उनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जिससे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। तो अब आप ये समझिए कि जो थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल में बहुत ही ज्यादा लेस या स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, स्मॉल वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इसको ना तो हम मेजर कर पाएंगे और ना ही इसको एम्पलीफाई कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम जिस चीज से एम्पलीफाई करेंगे उसकी रेंज में भी तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसका जो वोल्टेज है वो माइक्रो वोल्ट में देता है ये। ठीक है ना, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम थर्मोकपल को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि पता होगा जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, जैसे कि बैटरी था, बैटरी का सीरीज कनेक्शन करके हम वोल्टेज बढ़ा लेते थे, पैरेलल कनेक्शन करके हम करंट को बढ़ा लेते थे। उसी तरीके से ये है, अगर हम थर्मोकपल को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो स्मॉल की जगह थोड़ा सा मीडियम टाइप का वोल्टेज हमें मिल जाएगा, काफी ठीक ठाक वोल्टेज हमें मिल जाएगा कि हम इसको एम्पलीफाई कर सकें या फिर इसको हम मेजर कर सकें। तो थर्मोकपल का जो सीरीज कनेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसी कनेक्शन को हमने नाम क्या दिया है, थर्मोपाइल। अगर कहीं भी आपको थर्मोपाइल टर्म सुनने में आता है, आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि थर्मोपाइल का मतलब क्या होता है, कि सीरीज में कनेक्शन किए गए हैं बहुत सारे थर्मोकपल्स के। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 94 है, हमसे पूछा है कि कोई 3 फेज सेमी कन्वर्टर है, वो वर्क कर रहा है 6 पल्स कन्वर्टर की तरह, लेकिन ऐसा कब होगा, हमें फायरिंग एंगल की रेंज बतानी है। ठीक है, यानी कि 6 पल्स कन्वर्टर की तरह हमें काम करवाना है सेमी कन्वर्टर को, 3 फेज सेमी कन्वर्टर को, तो फायरिंग एंगल की रेंज कितनी होगी? इसका आंसर जो है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में इसकी रेंज होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बनता है। यहाँ पर हमारे 3 थायरिस्टर कनेक्ट रहते हैं, सेमी कन्वर्टर है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आधे हम थायरिस्टर यूज करेंगे और आधे हम डायोड को यूज करेंगे। डायोड का काम क्या होगा, नेगेटिव करंट को काटना। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे थायरिस्टर कनेक्ट हो जाते हैं और इसी तरीके से हमारे डायोड भी कनेक्ट हो जाते हैं, एक ब्रिज फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे हम कुछ लोड जो भी है आर लगा लो, एल लगा लो, और यहाँ पे बैटरी लगाना है तो बैटरी भी लगा लो। इस तरीके से हम इनको कनेक्ट कर देते हैं और 3 फेज सप्लाई हम ऐसे करके, एक सिंगल फेज ये हो गया, दूसरा फेज ये हो गया और तीसरा फेज ये हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम सप्लाई दे देते हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग थायरिस्टर ऑपरेट करता है। देखो डायोड का तो कोई एंगल है ही नहीं। ठीक है, सिंपली हमें थायरिस्टर के एंगल को ऑपरेट करना है। अगर हम थायरिस्टर का एंगल जो है फायरिंग एंगल 0 से 60 डिग्री के बीच में इसको फायर करते रहेंगे, ठीक है, तो ये जो वर्क करेगा वो कैसे करेगा, एज अ 6 पल्स कन्वर्टर की तरह काम करेगा। 6 पल्स कन्वर्टर की तरह हम 3 फेज सेमी कन्वर्टर को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो 94 के लिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, इन 8051। सबसे पहले तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 8051 है क्या, तो याद रखेंगे ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम, व्हाट इज मीन बाय द मोड 1, ओके, मतलब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम जो मोड फर्स्ट का यूज करते हैं, तो इसका मतलब है क्या? तो मोड फर्स्ट का मतलब क्या है भाई, स्टैंडर्ड यूएआरटी मोड। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोड यूज करेंगे। ठीक है, तो मोड फर्स्ट के अंदर स्टैंडर्ड यूएआरटी मोड ही आता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, सीरियल डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं हम, या फिर पैरेलल डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, या सीरियल और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीरियल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डेटा का ट्रांसमिशन होगा, तो इसके लिए हम मोड फर्स्ट में स्टैंडर्ड यूआरटी मोड का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है कैसा है इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं बताऊंगा और अच्छे से, बट एक सेपरेट लेक्चर में। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 96 में, निम्न में से कौन सा है जिसको हम कवर नहीं करते हैं, कौन सा टर्म है जिसको हम कवर नहीं करेंगे किसी भी पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट में। ठीक है, तो याद रखेंगे जब हम कोई पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें कुछ कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट की हमें रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम इनिशियल कॉस्ट के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट को ऐड करेंगे? कभी नहीं करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट को ऐड। ठीक है ना, तो इनिशियल कॉस्ट में कभी भी मेंटेनेंस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बाकी इक्विपमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उसमें जो भी हमारी लिफ्ट क्रेन मशीन जो भी हमारी लग रही है उसको हम काउंट करेंगे। जो लैंड हम खरीद रहे हैं लैंड कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि बिना लैंड के तो हम बना नहीं सकते। और जो सिविल वर्क होगा उसके लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग कॉस्ट चाहिए पड़ेगी हमें, तो बिल्डिंग कॉस्ट। बाकी मेंटेनेंस कॉस्ट अभी हमारी वो चीज बनी ही नहीं है, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं उस चीज को, तो मेंटेनेंस अभी कहां से हो जाएगा भाई? हमने सब मशीनें वैसे भी अगर हम इनिशियल कॉस्ट लगा के जब हम अपना सर्विस स्टेशन बना लेंगे, तो ये मान लो कि लगभग 6 से लेके 1 साल तक तो हमें मेंटेनेंस करवानी ही नहीं है, क्योंकि हर चीज हमारे पास न्यू रहेगी, ब्रांडेड रहेगी, तो मेंटेनेंस कॉस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, हमसे पूछा गया है कि कोई एक रजिस्टर है जिसको कलर कोड किया गया है ब्लू, ग्रे, ऑरेंज और सिल्वर बैंड से। ठीक है, 4 बैंड इसमें यूज करे गए, हमें वैल्यू बतानी है रजिस्टर की कितनी होगी। ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, दिख ही नहीं रहे थे पीडीएफ में, तो ऑप्शंस पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम सीधे सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं। तो देखो 4 बैंड का रजिस्टर है, तो इसमें से देखो 4 बैंड है, 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड और 4 बैंड। ठीक है, सबसे आखिरी बैंड जो है वो टॉलरेंस के लिए होता है, और सेकंड लास्ट वन इसका यूज करते हैं मल्टी, जो टॉलरेंस वैल्यू होती है, 1 सेकंड, मल्टीप्लायर ही बोल सकते हैं या इसको, सॉरी सॉरी, मल्टीप्लायर ही होता है ना, टॉलरेंस तो अपन लिख चुके हैं मल्टीप्लायर, और टॉलरेंस हमारा सबसे आखिरी में होगा, और सेकंड आखिरी जो होगा हमारा वो मल्टीप्लायर होगा, और ये 2 डिजिट हमारे नॉर्मली डिजिट हो जाते हैं। ठीक है, ये डिजिट फर्स्ट बोलते हैं हम इसको, और इसको हम डिजिट सेकंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जो ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक है
ब्लैक, ब्लू, सॉरी ब्लैक ब्राउन होगा इसके बाद, ब्लैक ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, अब देखो इसमें जो ब्लैक है इसको 0 से इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 बस लिखते चले जाओ, 6 7 8, ठीक है, और व्हाइट के लिए हम 9। ओके, यहां तक हमने लिख लिया। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ऐसे इसको याद करना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब देखो इसमें क्या है, हम सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें ब्लू दिया है। तो अब ब्लू का आप देख सकते हैं पोजीशन कितनी है, तो ब्लू की पोजीशन 6 है। ठीक है, और ब्लू हमारा क्या था, नॉर्मल डिजिट था। ग्रे की बात करें हम, ग्रे, ग्रे किस पोजीशन पे, ग्रे 8 नंबर की पोजीशन पे है, ग्रे भी हमारा डिजिट था। लेकिन जो थर्ड पोजीशन पे है जो हमारा कलर, वो हमारा मल्टीप्लायर है, ऑरेंज। तो ऑरेंज की देखें हम, ऑरेंज की वैल्यू कितनी है, ऑरेंज की वैल्यू 3 है। अब देखो तो मल्टीप्लायर है तो इसको 10 टू द पावर 3 के फॉर्मेट में लिखेंगे, ना कि हम ऐसे नॉर्मल डिजिट लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लायर के फॉर्म में लिखेंगे। अब बात आती है किसकी, टोलरेंस की। तो टोलरेंस सिल्वर के लिए कितना होता है, +-10%। ठीक है, तो टोलरेंस की वैल्यू कितनी, 10%। तो 68 इंटू 10 टू द पावर 3 +-10%। तो जिस तरीके का आपको ऑप्शन में ये दिखेगा, जिस भी ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, आप उस पर टिक करेंगे। पता नहीं कौन सा ऑप्शन था, बाकी आपका सॉल्यूशन यही होगा, 68 किलो ओम +-10%। देयर विल बी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट विल बी 10%। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 हमसे पूछा है कि सिंप्लीफाई करना है हमें इस बूलियन एक्सप्रेशन को। तो बाय इक्वल टू क्या है भाई, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार। अब देखो बाय इक्वल टू ए बी हो जाएगा, अगर हम इन दोनों में से ए बी को कॉमन ले लें, इसमें से और इसमें से, तो उठा लो भाई कॉमन, सी प्लस सी का बार। अब देखो सी प्लस सी बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। और जब ए बी का हम ए बी के साथ और ऑपरेशन करेंगे तो हमें फाइनली बाय का वैल्यू ए बी ही मिलेगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाय इक्वल टू ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है। इस क्वेश्चन को एसएससी ने ही पूछा है, पिछली बार एसएससी जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, पता नहीं कौन सी चैप्टर है, बट मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूं, ऐसा मुझे यकीन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 है, कांस्टेंटन किसका मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु पूछा गया है, तो सबको पता होगा कांस्टेंटन कॉपर और निकेल से मिलकर बना होता है। कांस्टेंटन है, कांस्टेंटन, कांस्टेंटन, ठीक है, ओके, कांस्टेंटन दैट विल बी मेड फ्रॉम कॉपर प्लस निकेल। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट से मिलकर हम कांस्टेंटन को बनाते हैं। ठीक है, और अगर नाइक्रोम जो हम यूज करते हैं हीटर्स में, अपने सर्दी का टाइम है भाई, खूब हीटर जलाओ। नाइक्रोम किससे बने होते हैं, नाइक्रोम भी 2 से बने होते हैं, जैसे कि नाम में दिख रहा है, निकेल और क्रोमियम। नाइक्रोम और कांस्टेंटन फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इनको तो रट लो। कांस्टेंटन मतलब कॉपर और निकेल, नाइक्रोम का मतलब निकेल और क्रोमियम, बिल्कुल रट मारो इनको। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 100 पर मूव कर। क्वेश्चन नंबर 100 है, हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन। जो हम सबस्टेशन का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो उनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पर। तो आपने अल्ट्रा हाई वोल्टेज सुना है, हाई वोल्टेज सुना है, एक्स्ट्रा हाई सुना है, क्या आपने अल्ट्रा लो वोल्टेज क्लासिफिकेशन सुना है कि बहुत ज्यादा लो वोल्टेज का सब स्टेशन बनाया हमने, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सिंपल था, दिख गया एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि भाई आपके एक लाइक से मजा आ जाता है। ठीक है ना, मोटिवेशन मिलता है हमको भी कि हमें बनाना चाहिए वीडियो। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने क्लासमेट्स, अपने जितने भी
जो भी आपके कलीग वगैरह हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे आप शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।